पिछले क्लास की कोई प्रॉब्लम है? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। कहाँ पे थे कल? आज हम लोग देखते हैं मेरी टाइम जोन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्री क्षेत्र। भारत के समुद्री क्षेत्र। मंडे सब लोग रहते हो? मंडे के बाद सब गायब हो जाते हो? हैं? पढ़ने का जोश एक दिन रहता है, बाकी गायब हो जाते हैं क्या? नहीं रहता ऐसा? चलिए मेरी टाइम जोन देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मेरी टाइम जोन का मतलब क्या होता है कि भारत के समुद्री तट से हम बाहर की ओर जाएंगे तो कितने क्षेत्रफल तक हमारा पूर्ण अधिकार या किस प्रकार का अधिकार होगा, और इनको कितनी कितनी दूरी तक क्या क्या नाम दिया गया है। पहली बात तो ये। तो मैंने कहीं पे पढ़ाया था आप लोग को UNCLOS क्या है बताओ? पढ़ाया था, ओशनोग्राफी में भी पढ़ाया था, एक दो जगह और बीच बीच में रिपीट किया था। कौन बताएगा? आकांक्षा बताओ। फुल फॉर्म इसका पहले बताओ। हैं? तो UN का तो पता ही होगा, है ना? UN का आपका यूनाइटेड नेशंस। आगे का? विकासशील बाबू, तुम लोग को तो पता होना चाहिए। अब तुक्का नहीं मारना है, अब ये सब तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है। और किसी को? सब नाम ही खराब करोगे बाद में जा करके। चलिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। कन्वेंशन लॉ आपका लॉ ऑफ ओशंस, लॉ ऑफ द सीज। आ रही बात समझ में? आपका जो है इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। कन्वेंशन ऑन द लॉ, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्लियर? हिंदी में होता है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। समुद्र के कानून पर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, है ना? कन्वेंशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, अभिसमय। ये वर्ड कन्वेंशन के लिए, वैसे कन्वेंशन का सम्मेलन भी होता है वैसे तो, लेकिन कई जगह पे अभिसमय वर्ड यूज रखा लिखा रहता है। आया समझ में? कहाँ खो गई श्रेया? कहाँ खो गए थे? नहीं, खो तो गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये आपका पहले तो फुल फॉर्म याद हो गया। तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समुद्री क्षेत्र के लिए क्या बनाया गया? कानून बनाए गए। पूरे विश्व में समुद्री क्षेत्र का अधिकार किस तरीके से होगा, समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार किस तरीके से होगा तटीय देशों का और पूरे विश्व के संदर्भ में, उसके लिए ये जो मुख्य रूप से कानून बनाया गया आपका 1982 में। आपका जो है 10 दिसंबर 1982। कब बनाया गया कानून? पहली बात तो
10 दिसंबर 1982 को बनाया गया, ये ध्यान में रखो पहली बात तो। लागू लेकिन हुआ है 1994 में। इम्प्लीमेंटेड या इन्फोर्समेंट में कब आया? ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए। 16 नवंबर 1994, डेट भले ना पता हो 1994 तो कम से कम पता हो 16 नवंबर 1994। इसे महासागरों का संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस कहा जाता है, महासागरों का संविधान। मतलब महासागरों के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी के आधार पर क्या होंगे? निर्धारित होते हैं, बनते हैं, राइट। इसमें इसके अंतर्गत जो जो समुद्री क्षेत्र है, इसके अंतर्गत समुद्री क्षेत्र आपका समुद्री क्षेत्र मतलब मेरीटाइम जोन या सी एरिया कौन कौन सा होगा आपका, उसका निर्धारण इसके आधार पे होगा। उसमें जो समुद्री संसाधन है मैरीन रिसोर्सेस है आपके, जो है मैरीन रिसोर्सेस का निर्धारण किया जाता है। और अदर समुद्री गतिविधियां मतलब वहां से जहाज आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और अन्य समुद्री गतिविधियां आपके जो है अदर सी एक्टिविटीज, ओशनिक एक्टिविटीज, इन सब का व्यापक ढांचा तैयार करता है। व्यापक ढांचा कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का व्यापक ढांचा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का व्यापक ढांचा, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी। समझ गए? तो अनक्लोज क्या है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? अनक्लोज जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का व्यापक ढांचा है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर ओशियंस है। क्लियर? 1982 में इसको जो है एक्सेप्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट इन्फोर्समेंट में आया आपका 1994 में, 12 साल बाद। और इसी के अनुसार आज भी क्या होता है? समुद्री क्षेत्रों का निर्धारण होता है। आगे बस समझ में कैसे होता है उसमें आते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या? अच्छे से याद कर लेना, सब चीज़ें बार बार आती रहती है। करंट अफेयर पढ़ोगे उसमें आएगी, सब कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले भारत इसका सदस्य कब बना? 1995 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना आपका जो है? इंडिया इसका जो मेंबर बना था 1995 में बना था, अनक्लोज। चले आगे, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताएं। अब इसमें किस तरीके से समुद्री क्षेत्र का निर्धारण किया गया उसमें आते हैं। समुद्र से दूर जाने पर एक इसके लिए जो यूनिट है आपका नॉटिकल माइल, एनएम का मतलब यहाँ पर क्या है? नॉटिकल, समुद्री दूरी कहते हैं। समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। और एक नॉटिकल माइल में कितना देखा था भाई हमने? कितना देखा था विकासशील? दक्ष, है ना? कुछ दिनों बाद हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के तुरंत पहले सोचते नहीं, और क्या सोचते? क्लिक मार ले गूगल में। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही पार्ट है। मैंने कहा ये रिसर्च है, और आने वाले समय में माइंड काम करना बंद कर देगा, और एग्ज़ाम पास करना है तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। नहीं 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 होता है। कितना होता है?
याद करो पहले कभी बताया होगा। 12। और सोचो कितना था। 1.98 कुछ था ना आपका। आप सर्च मार लो। मेरा दिमाग कह रहा है कि 1.98 कुछ देखा था किलोमीटर। देख लो वैसे अब। 1.98 के आसपास कुछ होगा। 1.98 किलोमीटर होना चाहिए। 1.98 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ, 1.85। हाँ, ऐसी कुछ मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसी था। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालना है। कोई चीज़ देखो बाद में देख लो, लेकिन पहले खुद सोचो तो सही कि वास्तव में कुछ पढ़ा था पहले या नहीं पढ़ा तो बात ही नहीं थी कुछ। है ना। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में आ रहा था 1.98 कुछ आ रहा था, तो 1.98 भी कुछ तो हमने डेटा देखा था कहीं पे। तो 1.85 किलोमीटर। और ये हम क्लास में एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। अब उस क्लास में कोई था नहीं था मुझे नहीं पता है। 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल, हिंदी में समुद्री दूरी बोल देते हैं। एक समुद्री दूरी। नॉटिकल माइल को हिंदी में समुद्री दूरी भी लिख देते हैं। समुद्री दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल एनएम यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखना है पहली बात। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मान लिया जाए ये तट रेखा है आपकी, कोई कोई देश है, समुद्री तट है किसी कंट्री का। तो सबसे पहले ये जो बाहर निकले हुए भाग है इसको हम लोग हेडलैंड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको शीर्ष स्थल कहते हैं, हेडलैंड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडलैंड्स, शीर्ष स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष स्थल कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो बाहर निकले हुए भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जो बाहर निकले हुए उसको इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से क्या कर देंगे, आपका ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर देंगे। आया समझ में, जितने भी बाहर की और इस तरीके से तट में निकले होंगे उस क्षेत्र को। आई ना बात समझ में। जैसे हम तो मैप बनाते तो सीधा ही सीधा दिखता है, लेकिन सीधा तट थोड़ी है, कहीं पे ऐसे निकला होगा, कहीं पे इस तरीके से होगा आपका, जो है कि नहीं। तो जितने भी बाहर निकले हुए उसको क्या कर देंगे हम लोग, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, मिला देंगे। तो ये बन जाती है बेस लाइन। ये क्या बन जाती है, आधार रेखा। ये क्या बन जाएगी आपकी, बेस लाइन, आधार रेखा। ये क्या बन जाती है, आधार रेखा। आ गया समझ में, पहली बात तो आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से दूरी नापेंगे हम लोग। तो आधार रेखा के अंदर का जो वाटर है वह इनलैंड सी कहलाता है, आंतरिक सागर कहलाता है। आधार रेखा के अंदर का जो पानी मिलेगा पूरा तट के साथ साथ, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, इनलैंड सी कहलाता है, आंतरिक सागर। और इस पर पूरा अधिकार होता है तटीय देश का। मतलब उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आया समझ में पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, जो है कि उस तटीय देश की मर्जी के बिना वहां पे पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हिलेगा तो ठीक है, हाँ हाँ, उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, चले आगे। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट होता है जिसको 12 नॉटिकल माइल्स तक लेते हैं हम लोग, टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे 12 नॉटिकल माइल तक। मतलब ये बेस लाइन से, अब हम दूरी कहाँ से ले रहे हैं, बेस लाइन से ले रहे हैं 12 नॉटिकल माइल तक। राइट। इसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या जो है ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मेरे लिखते नहीं बनेगा। टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्र, क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। हिंदी में क्षेत्रीय या प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर। तो ये वाला भाग 12 नॉटिकल माइल तक क्या हो गया, टेरिटोरियल सी। तो पहला हो गया बेस लाइन, पता होना चाहिए। दूसरा आपको बेस लाइन क्या है,
दूसरा आपका आंतरिक सागर, इनलैंड सी पता होना चाहिए। और आंतरिक सागर का मतलब क्या है? आपका पूरा अधिकार पता होना चाहिए। इनलैंड सी में पूरा अधिकार होता है, तटीय देश का संप्रभुता का पूरा अधिकार होता है। आ रही बात समझ में? तीसरा हमारा ये वाला आ जाएगा प्रादेशिक सागर, यहाँ पर भी संपूर्ण अधिकार होता है टेरिटोरियल सी में। यहाँ पर पे पूरा का पूरा तटीय देश का क्या होता है, सॉवरेनिटी, फुल सॉवरेनिटी होती है, पूर्ण संप्रभु अधिकार, पूर्ण संप्रभु अधिकार, कंप्लीट सॉवरेनिटी, फुल सॉवरेनिटी होती है कोस्टल कंट्री की, कोस्टल स्टेट्स की। आया समझ में? आया कि नहीं आया भाई? तो ये पॉइंट याद रखना है, 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल का किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? कभी किलोमीटर दे दे तो ध्यान में रखना है आपका, जो इंटू 1.85 करो तो 12 दूनी 24.15 से माइनस करोगे तो उसको माइनस कर दो, 24 किलोमीटर के थोड़ा सा कम रहेगा। 1.80 कम कर दो तो 1.80 कम करोगे तो कितना होगा? 23.15, नहीं 22.15। जल्दी जल्दी गुना करना भी सीखो भाई, सीसेट पास होना है। हाँ, 21.20 के आसपास। समझ गया ना भाई? मैंने ऐसे क्यों किया था? 2 से 12 दूनी 24 और 0.15 बन जाता है, तो 0.15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12 पंचे 60, 6 12 कम 6, 12 कम 12 और 6 18, तो 1.80 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कितना आ गया आपका टोटल? 21.20। तो ये भी किलोमीटर भी याद रख लेना, क्योंकि यूपीएससी मैंने कहा ना, यूपीएससी थोड़ा सा खुरापाती करेगा। तुम रट के गए होंगे 12 नॉटिकल माइल और दे देगा 21, लगभग 21 किलोमीटर होता है, लगभग 22 किलोमीटर होता है लिख देगा, तो फिर वहाँ पे दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए 1.85 पहले लिखवा दिया। लिख लिए? लिख पा रहे हो ना पूरा का पूरा? ठीक है। तो ये हो गया कौन सा वाला? 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद आ जाओ आपका 24 नॉटिकल माइल। तो 24 ये बेस लाइन से ही, मतलब यहाँ से फिर से 12 नॉटिकल माइल, समझ में आया? ये पूरा का पूरा यहाँ से 24 है, ये यहाँ से 12 था। आया समझ में ना? यहाँ से यहाँ लेंगे तो 12 ही होगा आपका, जो है यहाँ से यहाँ लेंगे तो आपका क्या होगा? 12। इसको कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है, कॉन्टिजियस कॉन्टिजियस जोन, GEOUS, कॉन्टी कॉन्टिजियस जोन कहता है अविच्छिन्न क्षेत्र। अविच्छिन्न इंग्लिश वर्ड याद रखना, हिंदी में आप अविच्छिन्न की जगह कुछ और भी लिख सकता है, अविच्छिन्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र भी लिखा हुआ है, इससे लगा हुआ संलग्न क्षेत्र। तो हिंदी में इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड याद रखेगा, कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टी GUOUS है, वैसे ई नहीं रहेगा, जी कॉन्टिग्यूअस, CONTIGUOUS, GU है यहाँ पे, GUOUS, कॉन्टिग्यूअस जोन। क्लियर हुआ? तो इसमें चौथा हो गया आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। इसकी क्या स्थिति है उस पे आते हैं। तो इस पे आपका पूरा का पूरा क्या होता है, कोस्टल स्टेट। यहाँ पे सीमा शुल्क, आवर्जन, मतलब इमिग्रेशन, कुछ भी टैक्स लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे यदि कोई इंटर करेगा तो तटीय देश को क्या देना पड़ेगा, मतलब बाहरी देश आ सकते हैं, परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस पर आने जाने के लिए वहाँ पे जो है, वहाँ पे क्या लगा सकता है, जो कोस्टल कंट्री है, तटीय देश है, कोस्टल कंट्री, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, कस्टम शुल्क या कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, सीमा शुल्क क्या लगा सकती है आपका,
सीमा शुल्क वसूल सकती है कि बिना शुल्क लिए आप यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी उसके क्षेत्र में आगे, इस कारण से। दूसरा, हाँ, क्या स्थिति का, हाँ हाँ, मैं भी उसे 22 पॉइंट समथिंग लग रहा था, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है ना, चलो अब उसमें सुधार लो, अब गणित की बात है। मेरे को भी लग रहा था 22 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके बताया पेन वेन से, तो मैंने सोचा कि मैं माइंड से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम लोग पेन से कर रहे हो, तो इसलिए मैंने मान लिया। ठीक है, सही है, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैं दिमाग लगा रहा था, उसके पहले उन्होंने बता दिया, तो मैंने कहा कि भैया कैलकुलेट करके पेन कॉपी से बता रहे तो सही कैलकुलेट किए होंगे। तो उसके बाद तुम लोग को भी लगाना चाहिए ना दिमाग, के सामने वाले ने कौवा कान ले गया तो तुम लोग मान लेते हो तुरंत, कैसे काम चलेगा? क्या नसरीन? हाँ, थोड़ा अपना भी कि सही है कि नहीं, अपना दिमाग लगाना बंद कर दे तुम लोग हैं। कोई कैलकुलेट करके दे दिया, सोचते हो गया हमारा काम खत्म। एग्जाम में लेकिन तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है, तो हर जगह अपना दिमाग जरूर लगाना है। समझ गया ना भाई? चाहे सामने वाला, पड़ोसी वाला। कभी कभी क्या होता है कि एक दो बार हमारे साथ हुआ है कि हम आंसर कुछ और मारे थे, पड़ोसी को देखे कि वो कुछ और मारा हुआ है, तो हम सोचे उसका सही होगा, अपना चेंज कर दिए। तो पता चला हमारा ही सही था, उसका गलत था। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो एक दो बार ऐसा। हाँ, सेट, सेट नहीं, सेट तो सेम ही था, देख लिए थे सेट मतलब पड़ोस वाला जो है। समझ गए ना? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए अपने पे ज़्यादा भरोसा रखना है, दूसरों पे। तो कॉन्टिजियस जोन में आपका सीमा शुल्क, हम लोग कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। वहाँ पर आपका आव्रजन का मतलब कोई भी उनकी मर्जी के बिना अंतर नहीं कर सकता है। इमिग्रेशन रूल्स बना सकते हैं, आव्रजन नियम बना सकते हैं अपने हिसाब से तटीय देश जो है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होगा वहाँ पे जो है, रूल्स बना सकते हैं, इमिग्रेशन प्रिंसिपल्स या रूल्स बना सकते हैं। कोई टैक्स वगैरह वसूल सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल कुछ टैक्स वगैरह ले सकते हैं वहाँ पे, जो भी है टैक्स वगैरह कुछ लगा सकते थे वहाँ से। कोई कुछ निकालना चाह रहा है, यदि आप निकाल रहे हो तो ठीक है, आपके पास क्षमता है तो, लेकिन कोई दूसरा देश यदि कुछ वहाँ से तेल निकाल के दे रहा है आपको, या कुछ तेल निकाल रहा है, तो वहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं आप। फिजिकल पॉलिसी बना सकते हैं, टैक्सेस वगैरह। तो वहाँ की फिजिकल फिजिकल रेट किसके पास होता है? आपके जो है कोस्टल कंट्री के पास होगा। ठीक है, इस तरीके से। और वहाँ पे प्रदूषण वगैरह पे नियंत्रण की जिम्मेदारी भी तटीय देश की होती है। आपका जो है तटीय देश ही वहाँ पे क्या करेगा, समुद्री स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। मतलब आप, उस तटीय देश की जिम्मेदारी है कि यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रदूषण वगैरह से बचाना है। सी हेल्थ का पूरा का पूरी जिम्मेदारी भी कोस्टल लैंड की होगी। आया समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या निश्चित इस बार एग्जाम देना है? इस बार एग्जाम देना होगा ना, तो लग जाओ। टेस्ट शेड्यूल देता हूँ एक दो दिन में अभी, पहले वो हिस्ट्री। इसके बाद आ जाओ 200 नॉटिकल माइल तक। 200 नॉटिकल माइल तक, तो 200 नॉटिकल वाला रीजन कहलाता है आपका EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। 200 नॉटिकल EEZ कहलाता है। क्लियर पॉइंट? ये सब जीरो से, बेस से ही आएगा भाई। अब, हाँ, किसको? हाँ, लेकिन अलग अलग राइड्स है ना, इसके अंदर जाएगा तो पूरे राइड्स है। हाँ, तो ये तो आ ही जाएगा, तो बड़ा गोला छोटा गोला हो गया। इसके अंदर है, इसके अंदर का तो ये आ ही जाएगा ना आपका जो है, लेकिन हमने ये है कि इसके अंदर जाना है तो पूरा का पूरा और ज़्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट होंगे। यहाँ पे जहाज आ सकते, यहाँ पे जहाज से मना कर सकता है कि तुम मेरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, यहाँ मना नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कर सकते, वहां से जहाज जाओगे तो ये सब टैक्सेस वगैरह लगा सकता है। लेकिन हाँ, 12 के बाद ही होगा।
वो चीज़ है, यहाँ ये वाला ही काउंट होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो है आपका हम यहाँ से ले रहे हैं, कहना है फाइनली ये तो रहेगा 12 नॉटिकल माइल तक ही रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि यदि हमें लगे कि समुद्री सुरक्षा या किसी कारण से खतरा है, तो हम यहाँ पे पूरी तरह मना कर सकते हैं कि टेरिटोरियल जो सी है इसमें आप नहीं आ सकते। तो वो अनक्लॉज के हिसाब से आप उस पर क्लेम, वहाँ जाके क्लेम नहीं कर सकते कि ये कैसे मना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ मना नहीं कर सकते, आएंगे तो परमिशन की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन परमिशन देने के लिए ये सब चीज़ें क्या होंगी आपकी जो है, वहाँ पे पूरा का पूरा कोस्टल लैंड, कोस्टल कंट्री जो है अप्लाई कर सकता है। नहीं, 12 वाला रहेगा, हमारे अंदर है 12, इसमें से नो फ्लाई जोन नहीं रहेगा आपका। इधर से हम लोग जहाज और ऊपर के आपका जिसको आपका फ्री पैसेज कहते हैं वो अलाउड होता है 12 के बाद से। 12 के अंदर का कभी नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर से कोई जहाज हमारी परमिशन के बिना नहीं जाएगा, वो चीज़ें हैं। तो वो रहता, बाकी इधर फ्री पैसेज रहता है, इधर वाला फ्री पैसेज रहता है, यहाँ से आप आराम से उड़ा के जा सकते हो, उसमें परमिशन वगैरह ऊपर से परमिशन की ज़रूरत नहीं इधर ऊपर जाने के लिए। ठीक है, जहाज के लिए रहेगा, तो एयर के लिए आपका फ्री पैसेज कहा जाता है उसको, वो आपका अलाउड रहेगा वहाँ पे। आया समझ में? चलूँ आगे। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ के जितने भी रिसोर्सेस है उसका पूरा अधिकार हमारा होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके जो तटीय देशों का पूर्ण अधिकार होता है कंप्लीट रिसोर्सेस पे, चाहे मछली पकड़ना हो, चाहे मछली पकड़ना, संसाधनों पे पूरा अधिकार होता है, चाहे मछली तेल हो, चाहे मछली हो, चाहे गैस हो, कुछ भी वहाँ पे खनिज संसाधन भी, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब मैरीन, आप कह जो मैरीन साइंटिफिक रिसर्च, ये सब हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है? पूरा अधिकार हमारा होता है, दूसरा देश आएगा तो उसको फिर परमिशन हमको लेनी पड़ी, हमसे लेनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको टैक्स वैक्स जो भी प्रॉफिट का देना है वो दे सकता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया आपका EEZ, इसमें इंडिया में अलग से देखेंगे इसका। उसके बाद वाला कहलाता है हाई सी, या ओपन सी भी कह सकते हो, उच्च सागर, हाई सी या ओपन सी भी कह सकते हैं। ओपन सी मतलब सबके लिए खुला होता है, यहाँ पे अब किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। खुला सागर या ओपन उच्च सी, उच्च उच्च सागर कहते हैं, खुला सागर। तो इसके बाद में किसी का, वहाँ पे सबका अधिकार होता है, वहाँ पे आराम से घूम फिर सकते हैं, मछली वछली पकड़ना है सब कुछ किसी की। तो उसी क्षेत्रों को लेकर फिर विवाद होता है कि बोले मेरे क्षेत्र में आता है, वो मेरे क्षेत्र में आता है। तो बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन होता है आपका जो है, ऑल स्टेट्स विथ फ्रीडम लाइक नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च, सबके लिए वो खुला होता है। आया समझ में? हाँ, नेशनल जुरिडिक्शन बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। आया समझ में? तो ये चीजें है। चले आगे। तो इसी में आपका जैसे ये जेड है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, जो तट का छिछला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। ये वाला जो भाग है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है। यहाँ तक ये इसका स्लोप आ जाता है, ये सेल्फ है। और कॉन्टिनेंटल वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मग्न तट कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, मग्न तट। और ये ढाल है, स्लोप है, सेल्फ एंड स्लोप। तो कभी कभी ये 200 नॉटिकल माइल तक, ये सी बेड का मतलब तटीय समुद्र तल के लिए 350 तक इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका 200 नॉटिकल माइल, सपोज दैट यहाँ तक हो गया, मान लेते 200 नॉटिकल माइल। तो इसको सी बेड के कंटेक्स में 350 तक मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, नॉटिकल माइल तक बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। लेकिन ये सी बेड के लिए लागू होगा, नीचे मतलब ये वाला बेड के लिए।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, विस्तारित एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट, विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट, विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट है ना। हाँ मतलब उसमें रिसोर्सेस वगैरह के लिए हम लोग बढ़ा सकते तटीय देश, लेकिन वो यूएन पे ऊपर डिपेंड करेगा, सभी देशों की सहमति के आधार पे तटीय देशों का डिपेंड कर सकता है। जो भारत अभी मांग कर रहा है कि 350 तक कर दिया जाए आपका जो है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ करके, तो ये न्यूज में है, इस कारण से बता दिया कि 200 तक तो है ये पूरा अधिकार, लेकिन उसको 350 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सी बेड के लिए होगा। सी बेड समझते हो, समुद्र मतलब तली के लिए होगा, ऊपर के पानी वानी की व्यवस्था में नहीं होगा। सी बेड का मतलब ये वाला सी बेड के लिए, समुद्र तल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। समुद्र तली, तल नहीं, समुद्र, समुद्री तली, बेड मतलब ये फ्लोर वाले की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में डाल दीजिए, कहीं पे काम आएगा। अंडर सर्टेन कंडीशंस, and under certain conditions it can extend beyond 200 nautical mile up to 350 nautical mile। समझ में आया? अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ निश्चित शर्तों के साथ ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं यहाँ तक। अब आते हैं इंडिया में, इसी को इंडिया में अप्लाई करते हैं इंडिया के संदर्भ में, बाकी यही चीजें हैं, बस उसी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका अनक्लोज लॉ, इसी को भारत में अप्लाई कर दो तो भारत के बन जाएंगे। तो भारत में कुछ नया तो नहीं है, बस भारत में ये जो है मेरीटाइम जोन एक्ट 1976 के तहत आपका जो है लिया जाता है। चलूँ आगे, चलूँ ना भाई आगे, है ना। अब ये भारत के संदर्भ में वैसे ही यहाँ से नॉटिकल बेस लाइन बनाएंगे, बेस लाइन से फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक आएंगे आपका, और फिर एक्सटेंडेड है तो कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड 350 माइल्स नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है। तो ये कौन सा एक्ट है भारत में जो है, भारत में आपका जो लागू होता है वह है आपका मेरीटाइम, लिख ले 1976, मेरीटाइम जोन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। मेरीटाइम जोन एक्ट, समुद्री सीमा अधिनियम, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार से रेगुलेट होता है वर्ल्ड कंटेक्स में। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। इंडिया का ईईजेड स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो 23.7 लाख वर्तमान में, थोड़ा सा पहले कम था, ठीक है। वर्तमान में जो माना जाता है भारत का ईईजेड जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, इसका एरिया कितना है, दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब एरिया की बात कर रहा हूँ। पूरा एरिया लगभग 23 पॉइंट, ये थोड़ा सा बढ़ा है अभी, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या हो गया, ईजेड का एरिया हो गया, समझ में आ रहे हो ना मेरी बात? 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.3 मिलियन में रहेगा तो ये स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से कि भारत का जो समुद्री इकोनॉमिक क्षेत्र का जो विस्तार है पूरे चारों ओर, तीनों ओर, वह लगभग इसके बराबर है। आया समझ में? ये पहले थोड़ा कम था, अभी बढ़ा है 2000, ठीक है। एक इसमें जो चेंज हुआ है आपका, पहले कितना था बता देता हूँ, चेंजेस जो हुआ उसमें, ठीक है 21 पॉइंट समथिंग था, 2.02 मिलियन था पहले। पहले कितना माना जाता था, 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितना हो गया, 20.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये हुआ ना।
ये आपका तो लगभग अब 24 के आसपास मान के चलो, 2.34 23.74, तो लगभग 24 भी लिखेगा तो ठीक है, लगभग 24 भी लिखेगा तो सही मान के चलना है कि नहीं। अब जस्ट अबाउट 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी लिखेगा इसको तो सही मान के चलना है, 23.7 लाख स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा एरिया जो है कवर किया है। और मछली पकड़ने के लिए जो रूल्स बनाए गए 2025 में बनाए गए, न्यू ईईजेड फिशरीज रूल बनाया गया 2025 में। न्यू फिशरीज रूल, नए मत्स्य मत्स्यन या मत्स्य पालन नियम बनाया गया 2025 में मछली पकड़ने के लिए। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, सब रूल्स इसमें दिए गए। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने आप लोग को। कहाँ पर जो अनक्लोज अनक्लोज जो है वो अडॉप्ट किया गया था मॉन्टेगो बे। कहाँ पर है याद देखना दक्ष बाबू, मॉन्टेगो बे कहाँ पर है। ये जो अडॉप्ट किया गया था अनक्लोज जो है मॉन्टेगो बे में अडॉप्ट किया गया था। मॉन्टेगो बे कहाँ पर लग रहा है, खाड़ी मॉन्टेनिग्रो तो पता है मुझे, मॉन्टेगो कहाँ पर है, गोवा के पास में, क्या बात कर रहे हो। भारत में आके अडॉप्ट किया गया मॉन्टेगो बे, ठीक से देख लो भाई। मॉन्टेगो बे, मॉन्टेगो की खाड़ी अडॉप्ट, हाँ है ना, मॉन्टेगो बे, हाँ मॉन्टेगो बे जमैका साइड होगा। मॉन्टेगो बे आपका जो है ये अडॉप्टेड स्थान कहाँ पे है, तो 8 मॉन्टेगो में अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्टेड 8, हाँ जमैका होगा, गोवा तो नहीं होगा, वही तो मैं बोल रहा था। जमैका कहाँ पर है आपका, है ना, मध्य अमेरिकन कंट्रीज है, मान लो सबका क्या दक्ष बाबू। यहाँ पे क्यूबा एक कंट्री है, फिर यहाँ पे जमैका है, तो मॉन्टेगो बे मिला नहीं मिला, देख लेते हैं। ना, मैंने कहा यूपीएससी के नज़र से कुछ बचने, जो बच जाएगा वही पूछ देगा, नहीं तो बाद में मुझे भी अफसोस होता है कि अरे तो बता देना था। मैप दिखा दी, ये है मॉन्टेगो बे, ये है आपका जमैका में, ये जमैका है, ये क्यूबा है बड़ा सा, इसमें नीचे जमैका है। तो ये आप यहाँ पर है आपका मॉन्टेगो बे, दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, साफ वाला देख लेते कहीं हो तो। हम्म, चलिए। मॉन्टेगो बे ऊपर ही है यहाँ पे, ये आपका मॉन्टेगो बे, यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया, तो ये भी ध्यान रख लेना भाई। तो ये मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए, इससे बाहर पूछेगा तो फिर अपनी किस्मत और भगवान को दोष देना, मेरे को नहीं, ठीक है। और संस्था भी लिख लो, इसके लिए जो संस्था जिम्मेदार है, एडमिनिस्टर्ड बाई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एडमिनिस्टर्ड बाई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, तो ये भी देख लेना इस संस्था के बारे में रिसर्च थोड़ा सा। ये भी मेरे ख्याल से यूएन के अंदर ही होगी मेरे ख्याल से, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ने की, पहले हमारे पास लिमिटेशंस थी, अब लिमिटेशंस नहीं है। तो पेपर वाले के पास भी पेपर बनाने के लिए लिमिटेशंस नहीं है, समझ गए ना, एक क्लिक की दूरी पर हर इन्फॉर्मेशन है। अब पहले मुझे इंटरनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में जानना होता तो सोचना पड़ता किस बुक में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, या गूगल सर्च मारना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये, तो ये अंतरराष्ट्र अंतर सरकारी संगठन है। ये क्या है आपका जो है, इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो या दो से अधिक देश इसके सदस्य होंगे, इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। अंतर सरकारी संगठन का मतलब है जिसमें कई सारे देश क्या होते हैं, इसके सदस्य होंगे, समझ में आया। अंतर सरकारी संगठन है
और ये मुख्य रूप से क्या करती है आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 19 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण, समुद्री तल प्राधिकरण हिंदी में। इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी, जब उसको अडॉप्ट किया गया था, इन्फोर्स में लाया गया था। किंगस्टन इसका मुख्यालय है। तो ये किंगस्टन दिख रहा है आपका, ये इसका हेडक्वार्टर है, जमैका की कैपिटल किंगस्टन। और ये यूएन के अंतर्गत ही काम करता है, यूनाइटेड अनक्लोज 1982 के तहत काम करता है। तो अनक्लोज के सभी सदस्य आईएसए के सदस्य होते हैं। ये अनक्लोज की संस्था हो गई, और इसके जितने मेंबर्स है वह सभी मेंबर्स किसके भी मेंबर्स होंगे, है ना। जैसे भारत ने साइन किया 1995 में, तो भारत भी इसका भी मेंबर है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। तो यही क्या करता है, यही संस्था जो है किसका कितना नेशनल जुरिडिक्शन वगैरह होगा उसके बारे में क्या करता है, आपका जो है निर्धारित करता है। खनिज संसाधनों के अन्वेषण दोहन को नियंत्रित भी करता है कि कौन कहाँ पे खुदाई कर सकता है, कहाँ पे खुदाई नहीं कर सकता। आया समझ में। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करेगा, है ना। एक तो संसाधनों के खोज के लिए काम करेगा, आपका जो है रिसोर्सेस, मेरीन रिसोर्सेस आपका इन्वेंशंस करने हो तो उसके लिए बताएगा कि भाई तुम कहाँ तक कर सकते हो, कौन कहाँ तक कर सकता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट, समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। समान लाभ वितरण के रूल्स पे काम करेगा, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग पे काम करेगा। समान लाभ वितरण मतलब समुद्र से यदि कोई संसाधन मिलता है तो उसका लाभ समाज के मतलब पूरे विश्व के सभी लोगों को मिले, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, है ना। समान का मतलब ये नहीं कि बराबर, अब उसने जितना पैसा लगाया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगाया, वो तो माइनस करेगा ही करेगा। तो शेयरिंग क्या होनी चाहिए, लेकिन सभी देशों के लिए होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं हम लोग इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ये सब वर्ड लिख लिया करो, काम आएंगे। समान लाभ वितरण, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, है ना। रिसोर्सेज के थ्रू, जैसे हमने कोरोना दवाई बनाई, हम चाहे तो मना कर सकते थे कि नहीं देंगे, हम अपने ही बचाएंगे अपने आप लोगों को, लेकिन रिसोर्स तो हमने अर्थ का यूज किया, है ना। भले ही कंपनी भारत की हो चाहे बाहर कोई, मतलब उससे मतलब नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट भले हमारा था, पर रिसोर्स पे मानवता का पूरा अधिकार है। पूरे मानव, चाहे वो भूटान में पैदा हो रहा है, चाहे युगांडा रवांडा बुरुंडी में पैदा हो रहा हो, यदि वो धरती पे पैदा हुआ है तो पूरे रिसोर्सेज पर सभी लोगों का समान अधिकार है, ये मान करके चला जाता है। तो इसलिए वहाँ के रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उसका जो भी लाभ मिलता है पूरे विश्व के सभी मानव को समान रूप से मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं, है ना। समान का मतलब एकदम बराबर ही नहीं होगा, लेकिन आपको मिले। अब कोई खाली हाथ धरा बैठा है, हमने खोज किया तो डेफिनेटली, लेकिन उसको भी देना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कौन देखता है, आपका ये देखता है। तो इतना कम से कम तो ये आपको ध्यान में रख लेना। तो ये अनक्लोज के बारे में मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनक्लोज के बारे में आपके पास होना ही होना चाहिए। उसी को भारत में अप्लाई कर दिया, इतना होना ही चाहिए। आया समझ में, इससे कम से काम नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखना। फ्री पैसेज करके एक वर्ड यूज होता है। फ्री पैसेज का मतलब जहाँ से सभी देश आना जाना कर सकते हैं, तो वो आपका फ्री पैसेज कहलाता है। जहाँ से फ्री नेविगेशन बोल दो या फ्री पैसेज बोल दो। फ्री पैसेज या फ्री नेविगेशन। तो जहाँ पे हमने सॉवरेनिटी वर्ड यूज किया उसको हटा दो, तो बाकी पूरे क्षेत्र से आया समझ में। स्वतंत्र परिवहन हिंदी में लिख सकते हो। तो जो संप्रभु क्षेत्र हमने बताया, इनलैंड सी और 12 नॉटिकल माइल के अंदर, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम अपनी सुरक्षा को देखते हुए किसी कारणों से, लेकिन बाहर का अपना हमें सबके लिए क्या होगा, फ्री पैसेज होगा, फ्री ओपन होगा आपके लिए। तो ये वर्ड भी कई जगह पे यूज करता है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा।
चलिए, तो ये हो गया मेरे ख्याल से इंडिया का, मैंने बेसिक्स पूरा बता दिया आप लोगों को। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ने से पहले फिर से एक समय का चार्ट एक बार बता देता हूँ, ताकि हिमालय पढ़ेंगे, टर्सरी है, दक्कन है, मेसोजोइक, सब टाइम टाइम पीरियड्स पढ़ेंगे तो वो फिर से आएंगे आपके पास। तो जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी, जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी ऑफ अर्थ। अब समझ में आया ना? अनक्लोज अब भूलना मत, 2-3 बार पढ़ा। ओशनोग्राफी जिन्होंने पढ़ चुके हैं 2-3 बार पढ़ चुके होंगे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक कालानुक्रम, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक कालानुक्रम। पृथ्वी का भूगर्भिक या आपका जो है 200, वो तो आपका भाई बताया, तो जितना तो 200 तक तो एक अलग अलग रीजन्स में अलग अलग अधिकार होगा ना हमारे पास। तो मैक्सिमम यदि जाएंगे तो 350 तक जाएगा, 200 तक तो है ही आपका। अभी कितना है? 200 तक ही आएगा, 200 तक ही आएगा। ठीक है, आपका जो 200 तक ही तो आएगा ना भाई। हाँ, उसको थोड़ा सा अलाउड कितना किए जानना चाह रहे हो? मेरे ख्याल से उतना ही होना चाहिए, देख लेते हैं वैसे तो। क्वेश्चन आया दिमाग में तो, इंडिया हैज क्या लिखेंगे? मैक्सिमम 200 तक तो रहेगा, 200 से 350 तक डिमांड कर रहे हैं। तो वही है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया के पास वही 240 तक ही आएगा स्क्वायर, 2.3 से 2.4 के बीच में मिलियन। इसको तो स्क्वायर किलोमीटर वाले बताया वही वाला है, वो एरिया ही का ही पूछा जो तुमने पूछा, नॉटिकल माइल नहीं है वो। कहीं पे पढ़ा होगा तो वो एरिया ही है जो अभी देखा था हमने, कि वर्तमान में 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इसके बारे में, नॉटिकल माइल नहीं है। एरिया की बात कर रहा है, जो वहाँ पे देखा होगा आपने, तो वो जो बताया वही वाला है, नॉटिकल माइल नहीं है। नॉटिकल माइल तो मैंने कहा कि 200 नॉटिकल माइल तक हमारा ईजेड विस्तार रहेगा, इसको 350 तक बढ़ाने की बात चल रही है। तो एरिया थोड़ा सा है कि अब एरिया क्या होता है कि डिस्प्यूटेड होते हैं, कहीं जैसे अब श्रीलंका और भारत के बीच है। अब इधर से जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल हमारा भी पड़ रहा है, इधर भी इसका भी पड़ रहा है, मान लेते हैं दोनों की बाउंड्री 200 नॉटिकल माइल। तो फिर यहाँ पर कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पे दोनों देश मिल करके शांतिपूर्वक निर्धारित करेंगे, नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे। दो ये काम कर सकते हैं, समझ गए ना भाई? तो इस तरीके से दो देशों की सीमाएं आपके समुद्र में के अंदर क्या होती है, आपका जो है आपका जो इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्ट करती है, कोलाइड करती है, तो क्या होगा आपका, दोनों देश मिल करके फिर निर्धारित करते हैं। साउथ चाइना सी में क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग आर्टिफिशियल आइलैंड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है वो आपका? आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया अपने क्षेत्र में। अब वो आइलैंड से नापना स्टार्ट करेगा, 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक आ रहा है मेरा, बोलेगा तो पता चल रहा है बेचारा फिलीपींस का यहाँ तक आ रहा है, फिलीपींस के क्षेत्र में घुस गया जबरदस्ती वो। तो इस तरीके से चाइना चालाकी कर रहा है, और साउथ चाइना सी तक, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, तो इसके लिए वो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से उन देशों के बीच में डिस्प्यूटेड देखे जाते हैं। तो कई जगह तो इसकी कमी है, कह सकते हो कि इस अनक्लोज की कमियां या चुनौती क्या है कि दो या दो से अधिक देश की सीमा जब पड़ती है, तो उसके निर्धारण के लिए फिर वही कौन करेगा, आपका अभी देखा आईसीए वगैरह पर ही उसके निर्धारित किया जाएगा, उसके द्वारा ही किया जाएगा, यूएन के माध्यम से। आई ना बात समझ में? तो यही निर्धारित करेगा। अब उसकी बात को नहीं मानेंगे उसके बाद भी, तो मानते कहा, यूएन ऐसी फेल संस्था हो गई आज की डेट में। यूएन जो देखा जाए तो एक फेल संस्था है, युद्ध तो लुकवा नहीं पाती है, जो देखो जहां मनमानी कर लेता है, तो इसलिए उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा कमियां वगैरह है, तो वो स्क्वायर किलोमीटर वाला ही है जो पूछ रहे थे आप, 2.4 जो बोल रहे, 240 जो बोल रहे हैं आप।
चलिए, तो ये हो गया आपका पृथ्वी का भूवैज्ञानिक कालानुक्रम। का मतलब यहाँ पर ये है कि पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है, पृथ्वी की जो एज मानी जाती है, यह 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है अप्रोक्स। मतलब अलग अलग मेथड से अलग अलग निकाली गई, लेकिन अंदाजन कितना है मैक्सिमम? 4.6 बिलियन ईयर, 460 करोड़ वर्ष। 4.6 अरब वर्ष बोल दो, या आया समझ में? पहली बात तो ये हो गया, पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन ईयर्स। तो इसी को आपके जो है कुछ टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो एरा करके वर्ड यूज किया गया, कल्प सबसे बड़े 5 कल्प में डिवाइड किया हमने जो है, ईरा करके 5 कल्प लिए। फिर उसके अंतर्गत कुछ पीरियड्स लिए, या इपोक, युग ले लेते हैं, और कुछ आपका जो है फिर उसके अंतर्गत पीरियड्स आपका काल। एक सरल क्लासिफिकेशन है, इडॉन्स वगैरह भी एनसीईआरटी में इडॉन वगैरह भी लिखा होगा, तो वो उस पर हम नहीं जा रहे। सबसे ज़्यादा ईजेड फ्रांस का है, सबसे ज़्यादा फ्रांस का ईजेड है आपका, फ्रांस का ईजेड 11.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फ्रांस का ईजेड सबसे ज़्यादा है। दूसरा आपका यूएसए का है, दूसरा है आपका यूएसए, इसका है आपका 11.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया का 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चौथा है आपका रसिया का, फिर भारत का 5वें नंबर पर है। रसिया का है आपका 7.5, और भारत का फिर 5वें नंबर पर है इंडिया का, 2.3 से 2.4 के बीच अप्रोक्स। ठीक है, ये भी लिख लो, दिख गया तो कहीं से काम आएगा। फ्रांस का ईजेड सबसे ज़्यादा है, फ्रांस का ईजेड सबसे ज़्यादा है। आया समझ में? तो ये भी थोड़ा सा चलूँ आगे। अब पीछे तो बताया, कितना बताया था, पीछे भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ईऑन। ठीक है, तो इससे इससे पहले आपका ईरा से पहले एक ईऑन भी होता है। ईऑन, ये आपका सबसे बड़ा होता है। तो ईऑन हो गया, ईरा हो गया, एरा हो गया, ईऑन, एरा, इपोक एंड पीरियड्स। तो ईऑन ईऑन जो है भूवैज्ञानिक सबसे बड़ी समय इकाई है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी हो गई? ईऑन। लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस। ईऑन भूवैज्ञानिक समय सारणी की या समय मापने की सबसे बड़ी समय इकाई हो गई। आया समझ में? आ रही बात समझ में, है ना? कल वाला तो देखेंगे भारत में, अब इसको भी थोड़ा सा देख ही लो भाई। अब नई नई चीज़ें क्या है ना, पहले बुक्स में उतनी अच्छी नहीं थी, अब मैंने कहा कि थोड़ा सा एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा हमें भी अपनी पढ़ाई लिखाई भी चेंज करनी पड़ेगी। ईॉन, तो ईॉन में जैसे हमने जो है पृथ्वी को 1 2 3 4 ईॉन में लिया हुआ है। पहला है आपका हेडियन, सबसे पुराना जो लिया गया है हेडियन ईॉन। हेडियन ये 4.6 बिलियन से 4.6 बिलियन ईयर से 4.0 बिलियन ईयर तक लिया गया हेडियन। आया समझ में?
तो इस समय जीवों की उत्पत्ति वगैरह नहीं हुई थी, हेडियन में वगैरह में जीव जंतु वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी आग के गोले के रूप में थी और शुरुआती समय में थी, इनिशियल स्टेज में थी अर्थ जो है। आया समझ में? तो पहला हो गया आपका हेडियन, हेडियन इयॉन। दूसरा है आर्कियन। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, भारत में आर्कियन से आएगा, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टान थी। इस समय आग का गोला थे, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। इस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी जो है प्रारंभिक अवस्था में थी, इनिशियल स्टेज में थी, मतलब आग का गोला थी। इसमें क्या थी? आग का फायर बॉल थी, आपका आग का गोला थी पृथ्वी जो है हेडियन में। आया समझ में? आर्कियन में धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी और चट्टानें बनी। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें 4 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स तक आता है। 4 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स, अरब वर्ष, बिलियन का मतलब अरब वर्ष हिंदी वाले। तो इसमें आर्कियन में लिया। तो तो ये मैग्मा ठंडा हुआ और चट्टानें बनी इसमें जो है आर्कियन क्रम की। इसमें भी लगभग जीवन की उत्पत्ति न के बराबर है, लेकिन प्रथम जीवन प्रोकैरियोट्स करके माना जाता है। प्रथम जीवन प्रोकैरियोट्स, प्रथम जीवन यहाँ पे लगभग जीवन न के बराबर ही था। प्रथम जीवन की शुरुआत या विकास दिखी थोड़ी बहुत लास्ट लास्ट में देखा जाता है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब शुरुआत है प्रोकैरियोट्स टाइप की कुछ डेवलपमेंट। प्रोकैरियोट्स का बायोलॉजी वाले बताएंगे भाई, थोड़ा सा मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। आगे समझ में? उसके बाद है प्रोटो प्रोटोरियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक। प्रोटोरियोजोइक इयॉन, हिंदी में भी प्रोटोरियोजोइक, प्रोटेरोजोइक इयॉन। 2.5 बिलियन से लेकर के 53 मिलियन ईयर्स एगो, 2.5 बिलियन ईयर्स से लेकर के 538.8 मिलियन ईयर्स, मिलियन में आ गया अब। तो इयॉन के रूप में तीसरा हो गया इयॉन को महाकल्प। उसके बाद महाकल्प देखेंगे हम लोग। चलो आगे। तो ये हो गया तीसरा। चौथे में आ जाओ, फेनेरोजोइक। चौथा है आपका फेनेरोजोइक, पीएच, फेनेरोजोइक। मतलब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए टाइम पीरियड स्केल ज्योग्राफी में। इयॉन के बाद फेनेरोजोइक, ये आपका 538.8 मिलियन ईयर से लेके अब तक प्रेजेंट तक हम अभी कौन से ईरा में, कौन से इयॉन में है? फेनेरोजोइक, है ना। इसमें प्रोटेरोजोइक वाले में ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, है ना। इसमें ऑक्सीजन बढ़ा तो जीव जंतु बढ़ेंगे, जटिल जीवन की शुरुआत। इसमें जो है ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन बढ़ा आपके जो है, और कॉम्प्लेक्स लाइफ, जटिल जीवन, जो जीवन कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हो गई, कॉम्प्लेक्स। और फिर आपका जो है ये फेनेरोजोइक में दृश्यमान जो हम देख सकते थे, विजिबल लाइफ, जो अभी आप देख पाते हो, कीड़े मकोड़े से लेके, और वर्तमान में विकसित जीवन, पूरा विकसित जीवन, विजिबल एंड विकसित, विजिबल एंड डेवलप्ड लाइफ। ये इयॉन के कंटेक्स में देखेंगे तो
आया समझ में? चले आगे। चलूं आगे। तो सबसे पहले ईयन की बात करेंगे, तो ईयन आपका इस तरीके से 4 ईयन याद रखने हैं। हेडियन, ये तो उस समय पृथ्वी पर निर्माण ही हुआ था, आग का गोला थी। चट्टाने बनना स्टार्ट हो गई, मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट हुआ। जीवन वगैरह न के बराबर था यहाँ पे, जो है मैग्मा ठंडा होकर के चट्टाने बनी। आपका ठंडा हुआ, आपके जो है रॉक्स बनना स्टार्ट हुई, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टाने सबसे पुरानी चट्टाने मिलती है ना। भारत में भी देखेंगे तो सबसे पुरानी कौन सी मिलेंगी आपकी, आर्कियन टाइम पीरियड की मिलेंगी। ठीक है, तो अजोइक कहा जाता है, जीवन वन नहीं लगी, शुरुआत थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन मेन आपका यहाँ से मिलेंगे आपका प्रोटेरोजोइक से। अब इस फेनोजोइक जो है ना, ईयान को महाकल्प भी कहते हैं, महाकल्प नहीं, महाकल्प ईरा को कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अलग अलग कल्प, महाकल्प। ठीक है, पीरियड को कल्प लिखा हुआ है बुक्स में, पुराने बुक्स में कुछ कल्प ईरा के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे जैसे अभी नया जो दिख रहा है आपको, कहा गया था मैं, तो यहाँ पे ईयन तो ये हो गया अलग, ईयोनी है, इसको महाकल्प कहा गया। यहाँ पे जो ईरा को क्या कहा गया, महाकल्प। और पीरियड्स को, ये इपोक तो एक समय काल अलग से बीच में है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। पीरियड्स को कहा गया कल्प, है ना। लेकिन जो पुरानी बुक्स पढ़ेंगे, जहाँ से हमने पढ़ाई की है, वहाँ पे जो मैंने बताया था वैसा मिलता था। तो मैंने कहा ना, बुक्स में कुछ चीज़ें पहले जो ऑथेंटिक बुक थी उसमें जो थी, उसको सविंदर सिंह वगैरह में, ये नया आज की डेट में एआई के समय में ये मिलता है। ईयन हो गया बड़ा वाला, समझ में आ गया। उसके बाद आएगा एरा, फिर उसके बाद आएगा इपोक, तो अलग अलग घटनाओं के लिए यूज किया गया। फिर टाइम पीरियड्स आएगा, या काल कहते हैं, या सॉरी इसको काल की जगह पे क्या कहा गया, कल्प। ये दिखता है लेकिन ठीक है, कन्फ्यूजन करेगा, बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो इसके लिए कल्प लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद रखना हिंदी से बचने के लिए, समझ गया ना भाई। हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एरा, ईयन हो गया, एरा हो गया, फिर पीरियड्स हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन करने से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ वहाँ पर, इस फेनोजोइक को फिर से हमने 3 एरास में डिवाइड किया हुआ है, इसके 3 एरास बना दिए। इस फेनोजोइक के क्या बना दिए आपके, जो है 3 एरास बना दिए, 3 कल्प बना दिए। कल्प ही कर देना ज़्यादा बेटर है, महाकल्प ईयन को बोल देना भाई, क्योंकि कन्फ्यूजन करेगा नहीं तो। इंग्लिश वर्ड जरूर लिख लेना। तो इसके पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, हिंदी में भी वही, और सेनोजोइक। पैलियोजोइक या पुराजीवी कहते हैं वैसे, पुराजीवी, मध्यजीवी और आपका जो है सेनोजोइक, नूतन कल्प, नूतन, नूतन जीवी। पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी या नूतन जीवी, नव या नूतन। आया समझ में? नव नूतन, नव सॉरी नवजीवी। तो जैसे हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा सेनोजोइक में, आए ना। हिमालय का निर्माण का संबंध किससे हो जाएगा, हिमालय का निर्माण का संबंध इससे हो जाएगा। जैसे हम लोग दक्कन पठार वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे मेसोजोइक वगैरह से टाइम पीरियड्स में, जो है अरावली का निर्माण लगभग हम लोग, आर्कियन थोड़ा सा यहाँ से लगभग पढ़ते हैं, अरावली वगैरह पूरा जीवी। आ रही बात समझ में? पूरा जीवी, इसके पहले कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन अलग से आएगा टाइम पीरियड, उसमें देखेंगे। समय की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये आपका पैलियोजोइक कितना आ जाएगा, 538 पॉइंट, जो पीछे लिखा था मिलियन ईयर्स, यहाँ से स्टार्ट होकर के 53.8 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2519 मिलियन ईयर्स। अब इतना याद रख नहीं रखना है, बस पढ़ लेना है थोड़ा सा। पूरा जीवी की जब बात आएंगे तो 538.8 मिलियन ईयर्स से 251.9 मिलियन ईयर्स। एक मोटा मोटी डेटा रहेगी, 250 मिलियन ईयर्स पहले वाला समय क्या कहलाता, पूरा जीवी कहलाता था, है कि नहीं? लगभग याद रहेगा इस तरीके से। और फिर 251.9 से 66 मिलियन ईयर्स वाला समय ये वाला आ जाएगा,
251.9 से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स, ये वाला समय आ गया आपके जो है। इसमें डायनासोर सर्वाधिक थे, इसी में जुरेसिक आएगा, मध्यजीवी में ही जुरेसिक आएगा, और ये डायनासोर आगे है ना, पूरा जुरेसिक पढ़ेंगे, इसी में जुरेसिक आएगा, इसके पीरियड्स डिवाइड करेंगे तो। चलो आगे, चलो ठीक है, उसमें आते हैं आपके जो है, और सेनोजोइक आपका 66 से लेकर के आज तक, आधुनिक मानव की उत्पत्ति 66 मिलियन ईयर्स से लेके प्रेजेंट, तुम लोग जो हो सेनोजोइक काल में हम लोग बने हैं। हमारा मानव का इतिहास 10,000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। मानव का जो इतिहास है वह मतलब हम लोग 10,000 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है, समझ गए क्या? कहाँ से खेती चालू कर दोगे? सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी लगभग मानी जाती है? हाँ, तो मानव का इतिहास, मानव की जो उत्पत्ति है वो लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो मानव ही नहीं रहेगा तो खेती कहाँ से स्टार्ट करोगे? जब मानव ही नहीं रहेगा तो खेती, मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, 10,000 साल का इतिहास लगभग माना जाता है मैक्सिमम, वो भी तो मानव, हाँ मानव जो है लगभग, मानव की जो हम उत्पत्ति की शुरुआत ही जो 10,000 साल पहले के आसपास से हुई होगी, फिर इवोल्यूशन पीरियड चला आपका जो है। तो खेती वेती चाइना में मिलती 5,000 साल पुराने, जैसे वेद वगैरह माने जाते हैं लगभग 5,000 साल के आसपास, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या 2,500 से, हाँ हाँ वही 2,500 मतलब 2,500 से 3,000 साल पुराना एनसीईआरटी के हिसाब से माना जाता है लगभग आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता ओल्डेस्ट। हाँ हाँ वही चीज़ है, समझ गया ना। तो वो चीज़ है, तो उससे पहले आदि मानव के रूप में जैसे भी रहेंगे उसके इतिहास मिलता भी नहीं है, लेकिन वही रिसर्च ये कहते हैं कि लगभग 10,000 साल ज़्यादा पुराना हम लोग नहीं है। आया समझ में? तो ये अब इसी को पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, तो आज नहीं करते कल करते, इसको इतना याद रख लो आज, है ना, इतना दिमाग में कम से कम डाल लो। तो कैसे डालोगे आपका, पहले तो ईयन हो गया, ईयन के बाद एरा हो गया, तो एरा में आपके इधर वाले एरा आ गए, है ना, ये तो सब ईयन में ही आ जाएंगे आपके जो है कि नहीं, ये सब किधर आ जाएंगे आपके ईयन में ही आ जाएंगे। तो ये हो गया, और इसी को फिर हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें आते हैं। चले आगे, तो ये कल देखेंगे पीरियड्स कौन कौन से क्या क्या है। तो धीरे धीरे गड्डी आगे बढ़ेगी, उसके बाद हम लोग कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब पहले जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर देखेंगे, भारत की चट्टानी संरचनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, और उसके बाद आपका